हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरियन एंड वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। थोड़े टॉपिक्स पर हम डिस्कस कर लेते हैं जो आज पर्टिकुलर यूनिट्स में हम देखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एनालिटिक फंक्शन, फिर गॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो z इज इक्वल टू में x प्लस आयोटा बाई, होता है हमारा रियल पार्ट कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर निकालनी थी। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, पावर लगा दो और एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरियन एंड वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं अप्लाई मैथमेटिक्स 2 सेमेस्टर 2 का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन हम इसको बहुत इजी कर देंगे। रोड मैप हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 1। यूनिट 1 के सबसे पहले हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम अपना जो फर्स्ट आज का जो गोल है, वो जो 2 थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बातें तो होती रहेगी, तो कॉफी और कॉपी दोनों साथ में लेके बैठो, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम थोड़े टॉपिक्स पर हम डिस्कस कर लेते हैं जो आज इस पर्टिकुलर यूनिट्स में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने देखा था, जो पहला यूनिट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। हमने क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं है कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसी वाली बात नहीं है। हम बेसिस से स्टार्ट करने वाले हैं। पोलर फॉर्म, यूलर्स फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, तीनों फॉर्म होती है, तीनों डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम। आज जो हमारा मेन गोल होगा वो डी मॉर्गन थ्योरम हम करेंगे, यानी डी मॉर्गन थ्योरम को क्या कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। उन पे जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। देन एनालिटिक फंक्शन, सेकंड टॉपिक ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया गया है। फिर आता है लाइन इंटीग्रल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे इंटीग्रेशन लगा देता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। फिर गॉची इंटीग्रल थ्योरम, ये भी एक तरीका है, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे इंटीग्रेशन आ जाए तो इस थ्योरम के थ्रू हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, ये एक और मेथड हो गया जो कि है गॉची इंटीग्रल थ्योरम। देन लास्ट में क्या है, टेलर एंड लॉरेंस सीरीज। इसको सीरीज भी बोलते हैं, थ्योरम भी बोलते हैं, बोलने का तरीका है। तो टेलर, लॉरेंस और मैक्लेरन तीनों हम पढ़ेंगे, तीनों एक साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है तीनों में सेम जो रिलेशन है वो सेम ही होता है। थोड़ा सा चेंज होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्यों बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो इतना समझ जाओगे। तो तीनों में पैटर्न सेम ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन फॉर्म। हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखने के होता है। यार कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y। कलर चेंज कर लेता हूं, यदि किसी को विजिबल ना हो तो मैं थोड़ा व्हाइट कलर ले लेता हूं। ओके, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, व्हाइट कलर लेते हैं। तो यहां पे हम क्या देखने वाले हैं, यहां पे हम देखने वाले हैं x प्लस आयोटा y। ठीक है, हमें पता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो z इज इक्वल टू में x प्लस आयोटा y, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। इसमें हमारा ये पार्ट क्या होता है, ये होता है हमारा रियल पार्ट, और ये पार्ट क्या होता है, ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास 2 टर्म होती है, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, x प्लस आयोटा y। ठीक है, पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म बेसिकली क्या होता है, यूलर्स फॉर्म से हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, जब कार्टेशियन फॉर्म थी यूलर फॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। देखो, जब हम कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर पूछता है मेरे से, आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर निकालने के लिए बोलता है, तो मुझे वो यूलर फॉर्म चाहिए होगी। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या होगी यूलर फॉर्म। देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक तो हम निकालते हैं इसमें मॉडुलस, और दूसरा क्या निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट, जो कि होता है थीटा। अब मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये क्या होगा, हमारा मॉडुलस होगा। ठीक है, एंगल क्या होगा, एंगल होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। ठीक है, तो जब भी मुझे पोलर फॉर्म निकालना होगा, मैं क्या करूंगा, मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म हमेशा गिवन होगी, उसका मैं रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोलर फॉर्म। और यदि मुझे एंगल निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। जैसी 2 चीज निकाल दी, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लिखेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या हमारी, ये हमारी क्या है, ये हमारी पोलर फॉर्म है। अब आई होप दिख रहा होगा, ये क्या हमारा, ये हमारा मॉडुलस है,
और ये थीटा क्या है, जो भी हमने निकाला है, जो भी हमने अभी निकाला है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट क्या होता है, ट्विस्ट कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एंगल है, ये एंगल मस्ट बी माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए के बीच में होना चाहिए, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। लेकिन यदि हमारा एंगल माइनस पाई बाई से प्लस पाई बाई ए नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तब देखो हम इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं। बना लिया। अब यहां पे हम लेते थीटा, यहां पे लेते हम पाई माइनस थीटा, यहां पे लेते थीटा माइनस पाई, और यहां पे लेते माइनस का पाई। अब होगा क्या, जब भी मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, मैं मॉडुलस निकालूंगा, मैं थीटा निकालूंगा। मॉडुलस और थीटा निकालने के बाद अब मैं देखूंगा ये थीटा सीधा यहां पे पुट आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, यदि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यानी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, तो वो इस वाले साइड पे लाई करेंगे। यदि हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो वो यहां लाई करेंगे। और यदि दोनों नेगेटिव है तो वो यहां लाई करेंगे। ऑल क्लियर, ठीक है। और यदि हमारे रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो वो यहां लाई करेंगे। और यदि वो यहां लाई कर रहे हैं, तो जो भी थीटा है उसको क्या लेना है, नेगेटिव। यदि वो इस साइड लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या लेना है, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई के तो क्या लेना है, पाई माइनस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो पोलर फॉर्म समझ आ गई हमें किस अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, यूलर्स फॉर्म देख लेते हैं। यूलर्स फॉर्म बेसिकली क्या होती है, यदि आपके पास कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म से आपने पोलर फॉर्म बनाया। अब आपको पोलर फॉर्म से यूलर्स फॉर्म बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, z इज इक्वल टू में e की पावर में आयोटा थीटा, और इसके बाहर भी क्या होता है हमारा मॉडुलस। यानी जो मॉडुलस ऊपर निकाला था वो सेम मॉडुलस हमारे यहां पे यूज होने वाला है। क्या होने वाला है, सेम मॉडुलस यहां पे यूज होने वाला है, e की पावर में आयोटा। ठीक है, थीटा क्या होगा जो हमने यहां पे निकाला होगा। तो इजी पीजी। तो हमें क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म को यदि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, थीटा और मॉडुलस चाहिए। यदि ये दो चीज मिल गई तो ये एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। ऑल क्लियर, अभी समझ आ गया होगा कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि यदि ये चीज आती तो मैं आगे प्रोसीड कर सकते, आगे वर्क कर सकते। अब जो हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है दैट इज बाय डी मॉर्गन थ्योरम। अब पहली बात ये समझ लेते हैं कि ये डी मॉर्गन थ्योरम है क्या, यूज क्यों करनी है यार, समझ आनी चाहिए ना मेरे को। देखो सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और मुझे बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 10 निकालो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर बोलता तो मैं निकाल देता, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab फॉर्मूला लगा देता। अच्छा, एक्स क्यूब बोलता तब भी मैं कैलकुलेट कर लेता। लेकिन जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर बहुत बड़ी आ जाए यार, और z की पावर 10, 20, 30, 50, z की पावर 50 तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तब आया डी मॉर्गन थ्योरम। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है, डी मॉर्गन थ्योरम ये बोलता है कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर आपको n निकालनी हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर क्या निकालनी हो, n निकालनी हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको पोलर फॉर्मेट में लिखना है। उसको क्या लिखना है, उसको पोलर फॉर्मेट में लिख लेना है, पोलर फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो z मेरा क्या होगा, मॉड ऑफ z ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारी पोलर फॉर्म होगी। बिल्कुल, पावर n है, पावर n है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब डी मॉर्गन थ्योरम ये बोलता है जो भी पावर हो, जो भी पावर हो उसको यहां पर अलग लगा दो। भाई ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, तो मैंने यहां पे मैग्नीट्यूड में अलग पावर लगा दी। ठीक है, यहां क्या करना है, फोकस करो, यहां क्या करना है, डी मॉर्गन थ्योरम ये बोलता है जो भी पावर है उसको एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर निकालनी थी। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या बोलता है, सेकंड स्टेप ये बोलता है जो भी पावर हो उसको एंगल से मल्टीप्लाई कर दो और इसके ऊपर पावर लगा दो, यानी मॉडुलस के ऊपर पावर लगा दो और एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, जब एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आयोटा साइन, एंगल से मल्टीप्लाई कर दो तो एन थीटा, ये क्या है, थीटा है। और इस तरीके से कन्वर्ट कर लोगे तो आप किसी भी पावर को कैलकुलेट बहुत इजी से कर लोगे। इतना क्लियर हो गया डी मॉर्गन थ्योरम क्या कह रहा है
जब हम इस पे क्वेश्चन एक क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे तो और अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहले समझ लो कि कहने का मतलब क्या है। तो डी मॉर्गन हम ये बोलते हैं जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर निकालनी हो, पहली बात कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, देन उसके बाद क्या करना, जो भी पावर हो उसको एंगल से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी पावर है उसको क्या कर देना, एंगल से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है भाई, उसने बोला ठीक है, कर लेते हैं। अब पहला पार्ट, जो पहला फॉर्मूला बन सकता है, जितनी वैरायटी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, मैं सारी कवर करने की ट्राई कर रहा हूं। तो बिल्कुल जैसे ये बोल रहा है इमोजी, इसे फोकस करो। ये फोकस क्या बोल रहा है, पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर निकालनी हो, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन से और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन मैंने देख लिया, मैं फटाफट क्वेश्चन लिख देता हूं। cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा की पावर 4 प्लस, एकदम वैसा क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपके साथ में सॉल्व कर पाऊं और आपकी तरह ही सोचूंगा। देखो मैथ में प्रॉब्लम कहां आती है, मैथ में प्रॉब्लम आती है यार मैं क्वेश्चन कर तो रहा हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आता मुझे अप्रोच कैसे करना है। तो मैं आपके साथ आपकी जो थिंकिंग है मैं उस अकॉर्डिंग सोचूंगा कि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, या मैं अपने दिमाग में क्या चीज सोच रहा हूँ। 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे है 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। एक बार लिख लेता हूं क्वेश्चन को, 5 थीटा यहां पर क्या है 5 है और यहाँ पे आयोटा है। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ये बनता, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है। अच्छा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ओके, और यहाँ पे माइनस का 4 है। ठीक है, क्वेश्चन है 4 है 5, इधर 5 था और नीचे ये आएगा 3 4 12, 5 आएगा 20, 3 4 12 और यहाँ पे तो हमें 5 आएगा। ठीक है, तो ये बार क्वेश्चन लिख लिया मैंने। ओके, क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बहुत बड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन गिवन है, मुझे डिफिकल्टी भी नहीं जाना। मेरे को कितना पता यार, मेरे को पता है यार ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इन अ पोलर फॉर्म, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है पोलर फॉर्मेट में। तो हम ये कर सकते हैं कि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर लिखनी हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर हो तो क्या करो, डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो। मेरे को जितना पता था मैंने उतना ही लगाया। डी मॉर्गन थ्योरम ये बोलती है जो भी पावर हो उसको एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी पावर उसको एंगल से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, यहाँ पे जगह 12, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस आयोटा साइन 3 4 12, तो 12 थीटा। मैंने कुछ नया नहीं किया, जो मैंने सोचा वही आपने सोचा होगा कि जो भी पावर है उसको एंगल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मैंने अभी डी मॉर्गन थ्योरम ही पढ़ी है। ठीक है, तो मैंने ये चीज कर ली, आयोटा साइन 20 थीटा डिवाइड बाय नीचे भी वही किया। कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर निकालनी हो, डी मॉर्गन थ्योरम ये बोलता है पावर को एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यह आ जाएगा 12 थीटा प्लस आयोटा साइन 12 थीटा। ठीक है, सेम 20 थीटा ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का आयोटा साइन 20 थीटा। पता है ना, साइन के अंदर जब भी एंगल में नेगेटिव होता है साइन बाहर निकाल देता है, बिकॉज ये क्या है ऑड फंक्शन है। कॉस के अंदर कभी कॉस के एंगल में कभी नेगेटिव आता है तो वो माइनस को खा जाता है, तो इस अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव टर्म रहेगी, ये नेगेटिव रहेगी। क्या कुछ दिख रहा है यार, ये कैंसिल हो रहा है, 12 12 20 20, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। देखो, तो कभी किसी क्वेश्चन को देख के डिफिकल्टी, किसी क्वेश्चन को देखो ये चीज मत करो कि बहुत डिफिकल्ट है, बड़ा क्वेश्चन लेकिन आंसर कितना आया, 1 आया। तो क्या माइंडसेट रखना है आपको, ये माइंडसेट रखना है मैंने जो भी चीज पढ़ी है, मैंने जिस अकॉर्डिंग पढ़ी है, मैं जिस अकॉर्डिंग मैंने बताया है, आपको बस उस अकॉर्डिंग सोचना है। कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर आपको कहीं भी दिखे, सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, देन एंगल से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स ऑफ पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप क्या है, रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे कराने की ट्राई कर रहा हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलते किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 1/4 निकाल दो, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दो, क्यूब रूट निकाल दो, पावर 1/4 निकाल दो। यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करें? तो इसको करने का क्या अप्रोच होता है, देखो स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर ये बोलता है सबसे पहले जो वहां पे था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस में होना चाहिए, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्मेट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पोलर फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूंगा। क्या कर लूंगा? कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप ये होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया आयोटा साइन थीटा, इस तरीके से पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। नाउ सेकेंड स्टेप ये बोलता है जो भी एंगल है उसमें 2 पाई के ऐड कर दो। ऐड क्या कर दो? 2 पाई के। यार ये 2 पाई के क्यों ऐड किया? एक बार ऐड कर तो फिर बता दो रीजन क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जहां एंगल था हम कर दिया 2 पाई के प्लस थीटा आयोटा साइन 2 पाई के प्लस थीटा। इतना क्लियर है? हाँ, इसकी पावर कुछ चल रही होगी, सपोज करो 1/4 लेके चल रहा हूं मैं, 1/4 ले लिया, इसकी पावर 1/4 ले लिया, कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब 2 पाई के मैंने क्यों ऐड किया? मेरे पास डाउट है, मेरे डाउट क्लियर करो यार। ठीक है, देखो ये जो थीटा है वो क्या है? एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अब जब मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट को यहां पे लिखना हूं तो मुझे पता है इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, इसकी रेंज होनी चाहिए -पाई से +पाई के बीच में। अब मैं सीधा इस पावर को, यदि मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊं, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा भैया सीधा डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो ना। यदि मैं सीधा डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊंगा तो इससे क्या होगा? एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा, वो रेंज में नहीं होगा। तो रेंज में रखने के लिए हमने यहां पे क्या किया, 2 पाई के से ऐड कर दिया। अब क्लियर हो गया? अब डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं, आपकी बात को भी रखा मैंने, तो मैंने लगा दिया डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है? जो भी एंगल हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने बोला जो एंगल था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिख दिया 2 पाई के प्लस थीटा 1/4 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस आयोटा साइन, एंगल से मल्टीप्लाई किया है। मैं फिर से बोल दूं, एंगल से मल्टीप्लाई किया है मैंने, ये पूरा का पूरा एंगल है 2 पाई के प्लस थीटा, ये हमारा क्या पूरा एंगल है, और उस एंगल से π/4 मल्टीप्लाई कर दिया, π/4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट बोला था, रूट मतलब कि भाई यदि पावर 4 है तो 4 रूट आने चाहिए थे, स्क्वायर रूट तो 2 रूट्स आते, क्यूब होते तो 3 रूट्स आते, लेकिन 3 रूट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं, 4 रूट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं। करना क्या है? तब होगा हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 क्या बोलते हैं? मैं आपको स्टेप्स में क्यों करवा रहा हूं ये भी दिमाग में रखना। मैं स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेश्चन को रटना नहीं है यार, क्वेश्चन नया आ सकता है लेकिन स्टेप्स चेंज नहीं हो सकते। आपको स्टेप्स याद है, क्वेश्चन कैसे भी हो आप इसको अप्रोच कर सकते हो। पहला स्टेप समझ आ गया, z को पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो भी आपके पास एंगल गिवन हो उसको 2 पाई के ऐड कर देना है। फिर थर्ड स्टेप पे क्या करना है, डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो, जो भी पावर हो उसको एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया, देन स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, के को, ये जो के है उसको 0 से स्टार्ट करो और 1 लिखो, 2 लिखो, और कहां तक जाना है, जो भी एक पावर हो उस पावर को यदि मैं n ले लेता हूं तो जो भी पावर हो उसके कम तक जाना है, यानी n-1 तक जाना है। यदि यहां पे पावर क्या है 4, 1/4 है ना, तो 4 है तो के क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे। तो 0, 1, 2 एंड 3, जब हम 4 चीज यहां पे पुट करेंगे, पहले इस पूरे इक्वेशन में के यहां पे 0 पुट करेंगे तो मुझे पहला स्क्वायर रूट, जो पहला रूट मिलेगा। जब मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे सेकंड रूट मिलेगा, जब मैं 2 और 3 पुट करूंगा मुझे सेकंड और थर्ड रूट मिल जाएगा, इन टोटल मुझे मिल जाएंगे 4 रूट्स मिल जाएंगे। अब समझ आया? क्लियर हो गया? तो बस इस तरीके से हमें स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ओके, क्लियर है? तो बेसिकली क्या करना है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखना, मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैं होमवर्क बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा। एक क्वेश्चन देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मुझे बोला है ये एग्जाम में आया हुआ भी है, 2 मार्क्स में आया हुआ है, स्क्वायर रूट +1 इज इक्वल टू में 0। मुझे इसका क्या बोला है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो। चलो थोड़ी आपकी हेल्प कर देता है।
भैया अभी आपने बोला मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, होमवर्क आपका, ये होमवर्क है, मुझे सॉल्यूशन, मुझे इसका आंसर चाहिए। तो आपने बोला कि इसको सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करें? तो मैं आपकी तरह सोच रहा हूं यार मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। तो मैंने बोला यार मुझे मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, +1 उधर लेके जाओ -1 लिख दूं। हाँ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर ये करना है यार मुझे यहाँ पे 2 अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको यहां लेके जाता हूं, ठीक है, मैं इसको यहां लेके आ जाता हूं। कुछ तो करना ही है ना, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं 2 को यहां लेके आ गया, ये 1/2 बन गया। अब यहाँ पे एक चीज यूज होती है, जब भी कभी आपको -1 दिखे तो आप क्या कर सकते हो, -1 की जगह क्या पुट कर सकते हो, cos 180 प्लस आयोटा साइन 180। यार ये ऐसे कैसे लिख दिया, मुझे तो रीजन चाहिए, मुझे समझ नहीं आया ये कैसे लिख दिया यार, कैसे लिख दिया, मतलब मुझे रीजन चाहिए। देखो cos 180 कितना होता है, -1, ठीक है, साइन 180 कितना होता है, 0, तो आंसर कितना आ गया, -1। यार मैंने एलएचएस में भी तो -1 ही रखा है, बात तो सही क्या, तो समझ आ गया। तो क्या मैंने क्या बोला, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं और यहां पे क्या लगता है, यदि जिसको वो चीजें क्लिक है, बता ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, जब हमारे पास यदि कोई 1 आपको 1 दिखे तो आपको क्या करना है, आपको रखना है cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। यदि यहां पे सपोज करो -1 हो तो उधर जाके +1 आता, 1 की पावर 1/2 होती। मैंने पढ़ा था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर हो तो मैं लगा सकता हूं, लेकिन यहां तो लगा नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, इस -1 की जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर दिया, तो cos 180 प्लस आयोटा साइन 180, पावर क्या आएगा, पावर आएगा 1/2। अब ये मेरा एक क्वेश्चन बन चुका है, यानी वहां से सिंप्लीफाई करके मैं यहां पर लेके आ गया। क्या अब यहां पे मैं रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकता हूं, क्या मैं लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, हाँ कि ना, जवाब तो दो, सुन रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना हो पोलर फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, सेकंड स्टेप ये बोलता है, याद तो नहीं आ रहा, हाँ याद आ गया, क्या था, सेकंड स्टेप ये बोलता है जो भी एंगल है उसमें 2 पाई की ऐड करो, बिल्कुल। थर्ड स्टेप क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, अरे जो एंगल था उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर फोर्थ स्टेप क्या था, क्या था, अरे यार जब एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया उसमें के आ रहा होगा, के को 0 से स्टार्ट करना और कहां जाना है, n-1 तक जाना है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, लगे निकाल सकते हो ना, और निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए ताकि मैं कंपैरिजन कर पाऊं, मैं लाइक करूंगा कि हाँ इसका आंसर सही है, इसका आंसर गलत है, ठीक है। तो आई होप जो आपने आज पढ़ा कि डी मॉर्गन थ्योरम हम कैसे यूज करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी, क्योंकि मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, पावर निकालनी हो या रूट निकालना हो तो मुझे क्या चाहिए यार, मुझे डी मॉर्गन थ्योरम लगानी पड़ती है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और डी मॉर्गन थ्योरम हमने पढ़ी, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को जरूर अप्रोच करके देखना है। ओके, पार्ट 1 में हमने ये देखा कि डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है और हमें अप्लाई क्यों करनी है, जिन्होंने नहीं देखा वो चेकआउट कर सकता है। उसके बाद हमारा है पार्ट 2 एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इस पे जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वो सारे कराने के ट्राई करूंगा। मैं ट्राई करता हूं कि यार आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, एग्जाम में जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने तरीके से बन सकते हैं मैं सारे कराने की ट्राई करूंगा, ठीक है। बस आपका फोकस मुझे यहां चाहिए, टॉपिक डिफिकल्ट है लेकिन मैं आपको इजी बना दूंगा, तो कॉपी और कॉफी क्या जो भी टी पीता हो साथ में लेके बैठ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अब ये फंक्शन है, मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर देके रखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में क्या देके रखा होगा, चलो अच्छा सा पेन ले लेते हैं, चलो बढ़िया सा पेन ले लेते हैं क्योंकि बढ़िया सा टॉपिक है। तो हमने लिखा z इज इक्वल टू में, आपने बोला कोई फंक्शन की वन होगा तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट u और v, ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा क्या है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है इतना, ठीक है। मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर देके रखा होगा जिसमें एक रियल पार्ट होगा एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। अब यदि मुझे कोई भी फंक्शन ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा अंकल थे गॉची रायमन अंकल, जिन्होंने क्या दिया, एक गॉची रायमन इक्वेशन दी। अब वो इक्वेशन कैसे लगानी है, 2 स्टेप में इक्वेशन है, आपको लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको ट्रिक से लर्न करवाऊंगा। वो ट्रिक यहां पे होगी, देखो ट्रिक क्या कहती है, जो कि आपका स्टेप नंबर 1 भी होगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको रियल पार्ट गिवन है, आपको इमेजिनरी पार्ट पता होगा,
कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो रियल पार्ट निकालो, इमेजिनरी पार्ट निकालो। सबसे पहले रियल पार्ट का डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर रियल पार्ट का डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। फर्स्ट स्टेप क्या है? रियल पार्ट का डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रियल पार्ट का डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। यानी मैंने u का x और y केस में डिफरेंशिएट किया, v का x और y केस में डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट स्टेप क्लियर है? जब भी क्वेश्चन आएगा मेरे दिमाग में और कुछ नहीं है, मेरे स्टेप में क्या है, दो स्टेप परफॉर्म करना है भाई। पहला स्टेप डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि जो भी डायगोनल लिखा है, इस तरीके से लिखा होगा, जो भी डायगोनली लिखा है ना वो आपस में इक्वल होना चाहिए। यार क्या बोल गए? अरे मैंने ये बोला है कि जो भी डायगोनली लिखा है ना वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो डेल यू बाय डेल एक्स और डायगोनली क्या लिखा है, डेल वी बाय डेल वाई, तो डेल वी बाय डेल वाई क्या होगा, आपस में बराबर होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है? दो है, एक तो ये होगा और एक ये वाली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन बोलती है, मैंने स्टार क्यों लगाया बताऊंगा, हर एक चीज का रीजन है, दिल को बताऊंगा। डायगोनल इक्वल होने चाहिए, मैंने बोला ठीक है, डायगोनल इक्वल होने चाहिए, तो डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू में डेल वी बाय डेल एक्स। तो साथ साथ मुझे स्टेप्स भी लेने होंगे, साथ साथ मुझे फॉर्मूले भी लेने होंगे, मुझे रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्टार क्यों लगाया, मुझे रीजन तो दिया नहीं। अब यहां पे थोड़ा सा गेम क्या है? गेम ये है कि जब आप डायगोनल, जब आप सेकंड वाला लिख रहे होगे तो यहां पे लिखोगे माइनस का, माइनस, अरे चल क्यों नहीं रहा, अच्छा हाँ चल गया, माइनस का। यानी जब इसका मतलब ये है ये आपस में इक्वल होने चाहिए, ये आपस में इक्वल होने चाहिए विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करना है तो दो स्टेप बोले, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट करो, सेकंड स्टेप कंपैरिजन करो। एक क्वेश्चन करते हैं उसमें और समझ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, प्रूफ द फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं, जो भी एग्जाम में आया वही क्वेश्चन लेते हैं, कुछ नया नहीं लेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हम वही सॉल्व करेंगे, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। पेन यार व्हाइट ले लेते हैं, ये ब्लू अच्छा नहीं लगता, मेरा फेवरेट कलर नहीं है। कोई फंक्शन गिवन है f ऑफ z इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर। यार मेरे रुक जाना, कहीं मैं लिखूं तुम फटाफट सॉल्व कर दो, मेरे रुको ही ना, मेरे साथ रुक जाना। अरे ब्रो चल जा, चल जा भाई चल जा। ओहो अरे अरे 2xy, ठीक है, प्लस आयोटा 3x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर माइनस y3 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। भाई एक सेकंड पार्ट गिवन है, मैं उसको अभी बता दूंगा क्या मांगे पूरा क्वेश्चन। पहला तो ये पार्ट है, इस क्वेश्चन ने बोला है कि फंक्शन को प्रूफ करो, फंक्शन क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। अब मेरे को तो स्टेप्स पता है, मेरे को पता नहीं क्या पूछ रहा है, मेरे को तो फर्स्ट स्टेप पता है। फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा था, मेरे को फर्स्ट स्टेप ये बोलता है आपको रियल पार्ट गिवन होगा, मेरे को दिखना है, आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा वो भी दिख रहा है, बस डिफरेंशिएट करो। तो डेल यू बाय डेल एक्स निकाला सबसे पहले मैंने, इस u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन आई होप करना आता होगा, पावर आगे पावर में कम, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे 3y स्क्वायर आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2y आएगा, वो वाला भी तो करना है, ठीक है। आयोटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 6xy, इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये आ जाएगा 2x। तो क्लियर होगा इतना। सबसे पहले हमने क्या किया, रियल पार्ट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 6xy, ये आ जाएगा प्लस का 2x, ठीक है। इतना क्लियर होगा, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लाइन डाल देता हूं, आयोटा साइन आयोटा, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2y, पावर आ गई 3y स्क्वायर, उस टर्म का 0 होगा, कलर चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन निकाला, देन इसका डिफरेंशिएशन निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि मुझे स्टेप नंबर 1 याद था, ठीक है, ये निकाल लिया होगा।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं डेल वी बाई डेल एक्स का। कलर दिख रहा है? यस दिख रहा है, डेल वी बाई डेल एक्स का। ओ पीछे बढ़ो भैया, एक बात बताओ, एक पूछना चाहूंगा मैं आपसे, बच्चों ने नोटिस किया, बच्चों ने लिखा नहीं है कि नहीं लिखा? लिखा नहीं अभी तक, क्यों नहीं लिखा? मैंने क्या बोला था, रियल पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, आपने पूरा डिफरेंशिएशन कर दिया। ये मैंने जानबूझ के किया, भी कुछ बच्चे गलती करते हैं। अरे मैंने पूरे फंक्शन का थोड़ी डिफरेंशिएशन बोला था, मैंने क्या बोला था, सिर्फ रियल पार्ट का डिफरेंशिएशन करना। ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, तो मुझे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंशिएशन करना था। तो ये जो बच्चों ने स्मार्टनेस दिखाते हैं ना, ये तो वो मैंने स्मार्टनेस की वजह से लिखी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। तो यहां मैं गलत कर तो चलेगा, लेकिन एग्जाम में आपका गलत नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई ये गलती जो करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना था, सिर्फ रियल पार्ट का स्क्वायर करना था, सिर्फ रियल पार्ट का डिफरेंशिएशन करना था, नॉट स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करना था। तो मुझे सिर्फ ये वाला आंसर चाहिए, मुझे ये आंसर नहीं चाहिए। इरेज कर दो, चलो चलो, इरेजर है हमारे पास, आपके पास नहीं होगा तो गलती क्यों करी? गलती नहीं करनी चाहिए थी। इतना क्लियर है कि यू का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अगली बात ध्यान रखेंगे, अब v का, मुझे सिर्फ v का करना है, मुझे सिर्फ इसको देखना है, इसको डिफरेंशिएशन करो। इसका करेंगे तो कितना आएगा? 6 आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा 6xy। बाकी तो वो दोनों टर्म ये जीरो हो जाएगी, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x। और जब मैं डेल v बाई डेल y निकालूंगा तो y केस में डिफरेंशिएट करना है। अरे कहां चला गया मैं, इसको नहीं, सिर्फ इसी को करना है। तो y के रिस्पेक्ट में आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 6xy, क्या था पीछे, ओके एक्स स्क्वायर था। तो उसलिए आप डिफरेंशिएशन कर चुके होंगे, बहुत फास्टर होंगे आप सबके सब, बहुत फास्टर है, बहुत बढ़िया। मैं तो भी डिफरेंशिएट कर रहा हूं, वाओ। 2y प्लस 3y स्क्वायर प्लस का है, ठीक है, ये निकाल दिया। पहला स्टेप डन, पहला स्टेप डन। सेकंड स्टेप क्या बोला था मैंने? सेकंड स्टेप ये बोला था, सेकंड स्टेप मैंने ये बोला था कि आपका डेल यू बाई डेल वाई, डेल एक्स या डेल वाई, अभी डेल, चलो सेकंड टर्म पहले लेते हैं, डेल वाई इज इक्वल टू में डेल वी बाई डेल एक्स। क्या यहीं पे छोड़ दूं? नहीं, नेगेटिव साइन तो लगाना है, नेगेटिव साइन तो लगाना है। और डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई, ये क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। फटाफट चेक करो, फटाफट चेक करो कि आपस में बराबर है क्या? क्या बराबर है क्या? ठीक है, ये डेल यू बाई डेल एक्स है, ये डेल यू बाई डेल वाई है, डेल वी बाई डेल वाई ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है। क्या ये वाली टर्म डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर है क्या? क्या ये वाली टर्म आपस में बराबर है क्या? बराबर है क्या? हाँ 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 बराबर है, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाँ बराबर है, बराबर है, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं, इसका v और इसका x, इसका v और इसका x। चलो इसका v और इसका x, इसका x देख लिया ये है, और इसका x देख लिया ये है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पे 6 के आगे नेगेटिव है, यहाँ पे 6 के आगे पॉजिटिव है, तो जब आगे अंदर माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? टर्म अपोजिट हो जाएगी। तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है? यदि तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या बोल सकते हो, जो हमारा फंक्शन था f of z is an एनालिटिक फंक्शन। वाओ कितना इजी है यार, ये इजी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स में रिपीट होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था? रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। सेकंड क्या था? सेकंड ये बोलता है कि जो भी आपकी रायमन इक्वेशन है उसमें जो अपने फर्स्ट स्टेप में किया है उसका डायगोनल, हाँ डायगोनल जो डायगोनल है आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन सेकंड डायगोनल का नेगेटिव साइन के साथ बराबर होना चाहिए। ऑल क्लियर? सबको क्लियर हो चुका होगा? इसमें 2-4 क्वेश्चन खुद से बना के ट्राई करना, क्वेश्चन एकदम फिनिश, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप छोड़ूंगा नहीं, सारे टॉपिक कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा। सेकंड पार्ट क्या होता है कि कॉन्जुगेट फंक्शन पूछता है। आपको कोई क्वेश्चन आएगा, मिड टर्म में आ सकता है, एंड टर्म में आ सकता है, आपको बोलेगा कॉन्जुगेट ऑफ फंक्शन निकालो। अरे ये है क्या यार? देखो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा। मुझे यहाँ पे स्पेस खाली होगी, यहाँ पे दिख रहा होगा,
मुझे कोई क्वेश्चन देके रखा हुआ, मुझे बोलेगा क्वेश्चन में आपको रियल पार्ट देके रखा हुआ है, अच्छा आपको रियल पार्ट देके रखा हुआ है और आपको ये बोल के रखा है फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी उसको वो बोलेगा या कॉन्जुगेट फंक्शन निकालो या वो फंक्शन एफ ऑफ जेड फंक्शन कैलकुलेट करो या उसका इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करो। अरे बहुत सारी चीजें पूछ ली यार, कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टेप्स, क्वेश्चन कैसे भी हो, कितनी भी क्वेश्चन कितनी भी चीजें पूछी हो, मुझे स्टेप्स पे फोकस करना है। मेरा पहला स्टेप क्या है, स्टेप पे फोकस करना है। फर्स्ट स्टेप ये बोलता है आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, उसमें एक रियल पार्ट गिवन होगा। अभी मैं रियल पार्ट देके रखा हूं, यदि इमेजिनरी पार्ट दे तो भी आपको सेम लेके चलना है, ठीक है। तो मैं रियल पार्ट के लिए लिख रहा हूं, तो ध्यान रखना कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन नहीं रखनी है यार। रियल पार्ट गिवन होगा तो सबसे पहले उस रियल पार्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी उसको एक्स के रिस्पेक्ट में और उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है, जो भी रियल पार्ट गिवन होगा, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड ये बोलता है कि आपको जो फेवरेट है, जो आप पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए, गॉची रायमन इक्वेशन, या तो आपको सीआर इक्वेशन लगानी है। क्या लगानी है आपको? सीआर इक्वेशन लगानी है। सर लगा दी, वही इक्वेशन लिख देना, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको एक फंक्शन लेना है एफ ऑफ जेड, और फंक्शन किसके बराबर होता है सर? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है, ठीक है। मैं जो स्टेप्स लिख रहा हूं वो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, वो स्टेप क्या करना है, परफॉर्म करना है। सर डाउट लग रहा है, ठीक है, रुको अभी होल्ड करो, एक साथ में क्वेश्चन लेके चलते हैं, साथ में क्वेश्चन के साथ आपको बताता हूं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं किसी का भी कंफ्यूजन रखना नहीं चाहता। सर समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन लेके चलते हैं, स्टेप्स कंप्लीट आगे करूंगा, अभी कंप्लीट नहीं किए, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट जो एग्जाम में आया, एकदम एग्जाम वाले क्वेश्चंस करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो यार। मुझे देखिए रखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का y की पावर 4, और बोला मुझे ये क्या है, एक रियल पार्ट है, ठीक है। तो इज अ रियल पार्ट, और मुझे बोला है क्या, मुझे क्या करो, पूरा एफ ऑफ जेड फंक्शन कैलकुलेट करो, पूरा फंक्शन कैलकुलेट करो, कॉन्जुगेट फंक्शन कैलकुलेट करो। बात एक ही है, क्या है, इक्वल बात है, बराबर बात है, ठीक है। कैसे करना है, पेन चेंज करूंगा, मेरे को तो पहले येलो पेन अच्छा लगता है। चलो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, याद नहीं है, अरे टेंशन क्या लेना है, ये देखो जो भी गिवन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दिया। पहले हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4x की पावर 3 माइनस, अब मैं फटाफट करूंगा, मैं जल्दी पास कर लूंगा, हो गया, मैंने कर दिया, मैं जीत गया, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले उस रियल पार्ट का डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ओके। फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ये 0 कच कच माइनस का 12x स्क्वायर बाय 4y³ ऑल सेट। तो हमने क्या किया सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेप परफॉर्म किया, u के साथ x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, जो मैंने स्टेप नंबर फर्स्ट में बोला था। अब स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है, ये सीआर इक्वेशन लगानी है, लगा देते हैं सीआर इक्वेशन, ठीक है। यार स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है मुझे, कि मुझे सीआर इक्वेशन लगानी है। सीआर इक्वेशन याद नहीं है, अरे याद कैसे नहीं है यार, इतनी अच्छे से याद कराई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू में डेल v बाई डेल वाई, विद पहली टर्म तो पॉजिटिव होती है, यस, दूसरी टर्म नेगेटिव होती है, तो डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू में डेल v बाई, ये मेरा u है, समझ जाना मेरे u को, मेरा u है, छोटा सा u है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये मैंने सीआर इक्वेशन लगा दी। जैसे मैंने सीआर इक्वेशन लगाई, मेरा स्टेप नंबर थर्ड क्या बोलता है, मुझे फंक्शन लेना है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में u प्लस आयोटा वी। आपने क्या बोला था, अरे मैंने अभी यहां ही बोला था, मैं यही रुका था। तो मैं स्टेप के साथ बता रहा हूं कि मैं परफॉर्म कैसे कर रहा हूं, सिर्फ स्टेप्स लिखने से समझ नहीं आया तो मैंने ठीक है मैं परफॉर्म करके दिखाता हूं। पहला स्टेप लिखा था, फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड स्टेप लिखा था, सेकंड स्टेप किया, थर्ड स्टेप लिखा, थर्ड स्टेप कर दिया। फोर्थ स्टेप कौन लिखेगा, वो भी लिख देता हूं। फोर्थ स्टेप ये बोलता है कि इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का साइन होता है, डिफरेंशिएट कर दिया तो डेल u बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल v बाई डेल एक्स कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट
जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको लगाना है, यहां लिख देता हूं, अब आपको लगाना है मिलने थ्योरम, मिलने थॉमसन, थॉमसन मेथड, मेथड बोलो जो बोलना बोलो। ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड ये बोलता है कि जहां पर हमारा, और ये क्या है, ये मेथड ये बोलता है कि आपने ये इक्वेशन निकाल दूंगी, इस इक्वेशन में जहां पे y है वहां पे क्या पुट कर दो 0, और जहां पे x है उसको कहां पुट कर दो z, जहां पे y है इस पूरे डिफरेंशिएट किया होगा, कर लिया, उसके बाद y जब 0 पुट कर दो, x की जगह पे z पुट कर दो, और फिर लास्ट में क्या करना है, लास्ट में क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन 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 कर दो। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, मैं साथ में पढ़ाऊंगा, कलर चेंज करेंगे हम, मजा नहीं आया, इसमें करेंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 क्या था कि जो भी फंक्शन गिवन है उसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ z इज इक्वल टू में डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। अब डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू मैंने कहीं नहीं देखी थी, अरे ये तो ये रही, वाह मैच कर गई, लिख देते फटाफट, जो चीजें मैच कर जाए वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, देन ये डेल यू बाई डेल एक्स क्या है यार, कहां से लाऊं, कहां से, अरे बाबा ये तो यहां मिल जाएगा मेरे को, तभी तो स्टेप नंबर 2 करवाया था। ये स्टेप 2 क्यों करवाया था मैंने, सॉरी फॉर दैट, ये स्टेप 2 क्यों करवाया था, इसी चीज हो गया था कि ये मुझे वैल्यू मिल जाए, तो मुझे वैल्यू यहां से मिली, मेरे को ये चाहिए था नेगेटिव साइन उधर भेजा, तो उसका नेगेटिव कर दो, इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12x वाई स्क्वायर प्लस, अरे प्लस, मैं इधर लिखूंगा प्लस, अरे मैं नीचे लिखूंगा प्लस, माइनस का 4y3, इतना क्लियर है, क्या स्टेप नंबर 4 क्लियर है, क्या स्टेप नंबर 4 क्लियर है, मैंने बस वैल्यूज जो गिवन थी उसको पुट कर दिया स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 से। नाउ जहां y था वहां पे 0 पुट कर दो, जहां y था मैंने 0 पुट कर दिया, तो आएगा 4x3, इसको 0, इसको 0, इसको 0, अरे 0 0 तो सब खत्म हो गया, वाओ ये आ गया एफ ऑफ z। अब लास्ट स्टेप क्या था सर, लास्ट स्टेप था इंटीग्रेशन करना है, तो जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा, लेकिन सर आपने एक चीज चेंज नहीं करी, 4z3, वेरी गुड, जहां y था वहां पे 0 पुट करना है, जहां पे x वहां पे z पुट करना है। स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन कर दो, जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कट कर देता है, और इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो पावर में एक इंक्रीमेंट कर दो, उस पावर से डिवाइड कर दो, तो फॉर z की पावर 4 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कटा, ये नहीं मेरा जो जगह नहीं बची, नेक्स्ट पेज है क्या, नहीं है, चलो, तो मेरा जो फाइनल आंसर है एफ ऑफ z, जो कि मुझे निकालना था वो कितना आया, z की पावर 4, दैट इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, स्टेप नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 और 6 करके मैं अपने आंसर तक पहुंच गया। जो मैंने स्टेप्स बोले थे, जो मैंने स्टेप्स बोले थे, मैंने वही स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, मैंने कुछ नया स्टेप परफॉर्म नहीं किया अपने आंसर तक पहुंचने के लिए। तो सबको क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज इसके प्रैक्टिस से जरूर कर लेना। एक लास्ट है, छोटा सा टॉपिक है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। यदि कोई फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है, कैसे प्रूव करे, तो जो भी आपको रियल पार्ट दिख रखा होगा उसका डबल डिफरेंशिएशन करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका डबल डिफरेंशिएशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इन दोनों का सम 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो तो बोलते हैं फंक्शन एक हार्मोनिक फंक्शन है। 2 मार्क्स में आता है, आपको रियल पार्ट दे देगा या फिर इमेजिनरी पार्ट दे देगा, बोलेगा फंक्शन को प्रूफ करो कि एक हार्मोनिक फंक्शन है, कुछ नहीं करना है, कोई प्रूफ नहीं करना है, डबल डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन इक्वल टू 0 पुट करके देख लो, यदि बराबर है तो बोल देना हार्मोनिक है। यदि सर इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो सर सेम ही तो करना है ब्रो, y के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करना, यदि दोनों का सम इक्वल टू 0 आ जाए तो बोल देना फंक्शन क्या, एक हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट के टॉपिक्स है वो करने वाले हैं। अब जो आने वाला टॉपिक है गॉची इंटीग्रल थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आई है,
24, 23, 22 में एग्जाम में रिपीट हुए एंड टर्म में, जिसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, और प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3, जो कि है गॉची इंटीग्रल थ्योरम। पार्ट 1 में हमने बेसिक पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सेकंड चीज हमने ये देखी, सेकंड पार्ट में हमने देखा कि एनालिटिक फंक्शन हम कैसे प्रूव करते हैं। जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी कवर किया। अब है थर्ड टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गॉची इंटीग्रल थ्योरम। सबसे पहले पढ़ते हैं इस टॉपिक को पढ़ने की नीड क्यों आई, क्यों जरूरत पड़ी मुझे इस चीज को पढ़ने की। तो देखो, जब भी मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे क्या निकालना हो, मुझे इस इंटीग्रेशन निकालना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जेड, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और मुझे बोला इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करो, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो। यार रियल पार्ट का इंटीग्रेशन तो कर सकता था, यदि मुझे कोई बोले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो बहुत ईजी है। लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन मुझे करना नहीं आता है, तो क्या करें। तब उन्होंने, अंकल ने बोला कि आप गॉची इंटीग्रल थ्योरम का यूज करो, गॉची इंटीग्रल थ्योरम या गॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करो, ठीक है। इतना तो समझ गया कि हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज मुझे क्या नहीं आता था, मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना नहीं आता था। अच्छा, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, जब क्वेश्चन आता है तो कुछ चीजें गिवन होती है। जैसे कभी भी इस तरह से कोई चीज गिवन हो 2, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमें गिवन होती है एक सर्कल की इक्वेशन। इस सर्कल की इक्वेशन में जो इक्वल टू में गिवन होगा, ये क्या होगा, हमारा रेडियस, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेडियस, और z के अंदर जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये मेरा क्या होगा, ये हमारा उस सर्कल का सेंटर होगा। यानी एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 है और जिसका सेंटर कितना है, 2,2 है। क्लियर हो गया। तो ये जब चीजें ऐसी चीजें भी आपको कभी दिखे एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये फॉर्मेट का मतलब होता है ये रेडियस और ये क्या है, हमारा सेंटर है, ठीक है। ओके, नाउ अब ये चीज मैं हटा देता हूं, ठीक है, समझ आ गई होगी। अब जब भी कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा यार, मेरे को अप्रोच कैसे करना है वो फोकस करो। देखो मेरे को दो चीज लगाते हैं, मैं दो चीज लगाता हूं, या गॉची इंटीग्रल थ्योरम या गॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। लेकिन कौन सी चीज कब लगानी है ये देखते हैं। मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस ए और जेड माइनस बी, और मुझे बोला भाई इसका इंटीग्रेशन करो, dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये बोलता है आपको सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करना है। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जब पे फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है उसको इक्वल टू में 0 पुट करो और वहां से पॉइंट्स निकालो, ठीक है। तो मैंने पहले z माइनस ए इज इक्वल टू में 0 पुट किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा z इज इक्वल टू में a। ये मेरा पहला सिंगुलर पॉइंट है। दूसरा सिंगुलर पॉइंट कहां से मिलेगा, z माइनस बी को भी इक्वल टू में 0 पुट कर दिया और मुझे वहां से क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू में b मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जिसने नहीं सुना। सबसे पहला स्टेप है यहां मुझे सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करना है। सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे डिनोमिनेटर में जो भी चीज गिवन है, जो भी टर्म मुझे डिनोमिनेटर में गिवन होगा, मैं करूंगा इक्वल टू में 0 पुट करके वहीं से पॉइंट्स कैलकुलेट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, पॉइंट्स कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। मेरा पहला स्टेप डन, आपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिया। अब अभी चेक करो वो पॉइंट्स कहां लाई कर रहे हैं, चेक द पॉइंट्स, पॉइंट्स कहां लाई कर रहे हैं। सर कहां लाई कर मतलब है कि देखो एक सर्कल है, जैसे यहां पे मुझे दे के रखा होगा कि जो सर्कल है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 के लिए, सपोज करो एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना है 1 और जिसका सेंटर कितना है 0, यानी ऐसा सेंटर जिसका रेडियस 1 और जिसका सेंटर कितना है 0, ठीक है। तो मुझे जब भी कोई सर्कल दे के रखा होगा, मुझे चेक करना होगा कि ये दोनों पॉइंट्स सर्कल के इनसाइड लाई कर रहे हैं या सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, आउटसाइड सर्कल या फिर इनसाइड सर्कल। ये कैसे चेक करें, बहुत इजी है, इजी ट्रिक बताऊंगा कैसे। कलर चेंज करते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू तो उसमें दिखता ही नहीं है, चलो येलो ले लेते हैं। मेरे को कोई सर्कल ऐसे कुछ इस तरीके से सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन होगा, पॉइंट्स लिखे चुका, हम क्या करेंगे 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को इस सर्कल के क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद क्या होगा,
यदि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, जो भी आंसर आएगा, यदि वो रेडियस से कम आती है, ये रेडियस है ना, रेडियस से कम आती है, इसका मतलब वो पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा, सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा होगा, इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा होगा। आपको कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक लगाओ, जो भी पॉइंट निकला है उसको पॉइंट को सर्कल के इसमें पुट करो, देखो रेडियस से कंपेयर करो, क्योंकि यदि वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करा होगा तो रेडियस से वैल्यू कम होगी, कम होगी। और यदि रेडियस से बड़ी वैल्यू आ जाए, सपोज करो ए की वैल्यू ग्रेटर देन बना देती, तुम क्या बोलते, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के क्या लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है। क्लियर है पॉइंट्स, क्लियर है पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। स्टेप 1 सिंगुलर पॉइंट्स कैलकुलेट करो, स्टेप 2 पॉइंट्स को चेक करो, सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। दोनों पॉइंट्स क्लियर है, फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये दो पॉइंट्स निकल चुके होंगे, निकल चुके होंगे बिल्कुल। अब इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम दो चीज पढ़ेंगे, एक होगी गॉची थ्योरम और पढ़ेंगे गॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अच्छा, वो दोनों पॉइंट्स, सपोज करो दो पॉइंट्स निकले, ये z इक्वल टू ए निकला था मेरा और z इक्वल टू बी निकला था मेरा, मेरे दो पॉइंट्स निकले थे। हाँ, यदि मेरा z इक्वल टू ए और z इक्वल टू बी दो पॉइंट्स थे, मतलब डिनोमिनेटर में सपोज करो दो पॉइंट्स है, या 3 पॉइंट्स है, या 4 पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉइंट्स सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल। यानी जब कभी सारे के सारे पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करे, इसका मतलब है उस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर कितना है, 0। बोलो हीरो, समझ गए, समझ गए क्या बोला मैंने यही बोला, सबसे पहले स्टेप था पॉइंट्स कैलकुलेट करना, सेकंड स्टेप था पॉइंट्स को चेक करना, चेक करने के बाद या मैं थ्योरम लगाऊंगा या मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले थ्योरम चेक कर ली, बहुत इजी है, आंसर 0 दे देता है। यानी यदि वो सारे के सारे पॉइंट्स, मैं सारे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हो सकता है 5 पॉइंट हो सकता है 6 पॉइंट हो, तो 6 के 6 पॉइंट या 5 के 5 पॉइंट्स या 2 के 2 पॉइंट्स सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, तो मतलब है उस पूरे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन था वो 0 के बराबर होगा, और ये मेरा फाइनल आंसर 5 मार्क्स में आता है। ज्यादा ही हलवा नहीं है, अरे बहुत हलवा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत। ऑल सेट, तो सबको क्लियर हो चुका होगा कि गॉची थ्योरम क्या बोलती है। फॉर्मूला एक क्वेश्चन लेंगे और समझ आएगा, ठीक है। फटाफट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको इरेज कर दिया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी वेस्ट। मुझे एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में पी वाई क्यू आया है, वही ले लेते हैं, जेड प्लस 2 डिवाइड बाय जेड माइनस 3 और z माइनस 1, और मुझे क्या बोला है कि जो सर्कल है वो गिवन है z माइनस 4, सॉरी z माइनस 4 नहीं है, ये सिर्फ z गिवन है, z इज इक्वल टू में z माइनस z इज इक्वल टू में 2, z इक्वल टू में 2 सर्कल गिवन है। ये एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 है और जो सेंटर कितना है 0 है। पहले स्टेप क्या था, जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है इसको इक्वल टू में 0 पुट कर दो, तो z माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, तो z इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3, z माइनस 2 इज इक्वल टू में 0, तो z इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2। सेकंड स्टेप क्या था, चेक करो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। सॉरी ये 1 था, इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूं, इसको मैं 2 ही ले लेता हूँ, इसको मैं 4 ले लेता हूँ, क्योंकि पहले सिचुएशन चेक करनी है इस वजह से। z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 4, मैंने वो चेंज क्यों किया, क्योंकि वो जो है वो केस नंबर 2 है, ठीक है। तो केस 1 के लिए क्या होना चाहिए था, केस 1 के लिए जब दोनों के दोनों पॉइंट्स सर्कल के बाहर लाई करे, सर्कल के बाहर लाई करे, सर्कल के बाहर लाई करे, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 2, यानी दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या है, आउटसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है। जब दोनों के दोनों पॉइंट्स सर्कल के बाहर लाई करते हैं, इट मींस कि क्या होगा, गॉची थ्योरम लगा दो, इस पूरे का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में 0, दैट इज माय आंसर। समझ गए क्या, क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कब लगाना है। अब 3 पॉइंट्स थे या 2 पॉइंट्स थे या फिर 1 पॉइंट था, वो सर्कल के
अंदर लाई कर रहा है, तब क्या करे, तब ये लगाना है। गॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहला फॉर्मूला है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में जेड माइनस ए। मुझे बोलेगा इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तो इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर किसके बराबर होता है, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड। जेड एफ ऑफ जेड नहीं लेते, वेरिएबल ए लिया तो यहां पे ए ले लेते हैं, एफ ऑफ ए। क्या लिख दिया यार, पहली बात तो मुझे क्लियर है कि जो मेरा z माइनस ए है, यानी z इक्वल टू ए, यानी ये पॉइंट्स का लाई कर रहा होगा, इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा होगा, तभी ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहली बात क्लियर है, ठीक है। यदि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो ये फॉर्मूला ये बोलता है कि इस पूरे का आंसर किसके बराबर दो, 2 पाई आयोटा इंटू जो भी ऊपर फंक्शन था, जो भी ऊपर फंक्शन था उसमें क्या पुट कर दो, जहां पे z होगा वहां पे क्या पुट कर दो, जहां पे भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा, ऊपर वाले वेरिएबल में जहां पे z प्रेजेंट होगा वहां पे a पुट करके इस पूरे को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, दैट इज माय होल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? मैंने ये बोला है कि फर्स्ट यदि आपको गॉची इंटीग्रल थ्योरम लगानी हो तो थ्योरम तो बोलता है आंसर 0 के बराबर है। यदि पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करते हैं तो ये पहला फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं यार, वही सेम फॉर्मूला है। यदि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए इसमें z माइनस ए की पावर n, पावर मतलब कि डिनोमिनेटर में इक्वल टू में 0 पुट करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, बस फर्क इस बात का होगा कि कभी कोई पावर n आ गई, पावर 2, पावर 3, पावर 4 आ गई, फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। बस फर्क इस बात का होगा, जो पावर है उस पावर का एक कम कर दो, वो पावर n माइनस 1 यहां लगा दो और n माइनस 1 का फैक्टोरियल ले लो, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है भाई, दोनों फॉर्मूले सेम ही है, कुछ नए नहीं है। अरे यार कुछ नए नहीं है यार, कुछ नए नहीं है। पहला फॉर्मूला क्या बोलता है? पहला फॉर्मूला ये बोलता है कि 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए, इस पूरे फंक्शन में ए पुट कर दो, पावर n हो तो बस पावर में एक कम कर दो, 3 है तो 2 और 2 का फैक्टोरियल ले लो, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हो गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। एग्जाम वाला क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ब्लैक पेन ज्यादा समझ आपको दिखेगा नहीं, मैं ब्लू पेन ले लेता हूं, ठीक है। ब्लू पेन सॉरी, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। चलो ब्लू ही ले लेता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है कि मुझे बोला कि मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। लो अब यहां आ गया, इंटीग्रेशन किसका निकालना है? z प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 और dz। मुझे बोला इसका इंटीग्रेशन निकालो। क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, बिल्कुल। और पहला पॉइंट गिवन है, पहला पॉइंट गिवन है z, सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है z माइनस 2 इज इक्वल टू 1 के लिए, इक्वल टू 1 के लिए, z इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, 1 के लिए गिवन है। तो ये कुछ क्वेश्चन गिवन था। अब पहला स्टेप क्या था? जो भी डिनोमिनेटर में गिवन इक्वल टू में 0 पुट कर दो। तो पहले तो मैंने इस डिनोमिनेटर को थोड़ा अच्छे से लिख लिया, मजा नहीं आया लिखने में। मैंने लिख दिया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आ गया मैंने क्यों किया है? बिल्कुल। अब ये z माइनस है, z माइनस बी, तो z प्लस 2 इज इक्वल टू में 0, तो z इज इक्वल टू में माइनस का 2 और z माइनस 2 इज इक्वल टू में 0, तो z इज इक्वल टू में 2। मेरे क्या निकल के आ गए? z माइनस 2 z प्लस 2। सेकेंड स्टेप क्या था मेरा? सेकेंड स्टेप ये था, स्टेप नंबर सेकेंड ये था, जो भी पॉइंट्स गिवन है, मैं सबसे पहले पहला स्टेप पर चल रहा हूं जो मैंने आपको पहले 2 स्टेप बताए थे। सिंगुलर पॉइंट निकालने के बाद पॉइंट को चेक करो, सर्कल के अंदर लाई करेंगे, बाहर लाई कर रहे हैं। मैंने z इक्वल टू माइनस का 2, z इक्वल टू माइनस 2 सर्कल में पुट किया, तो माइनस टू मॉड लिया। सर ये तो प्लस का 4 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, यानी ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल। वाओ मजा आ गया। अच्छा z इक्वल टू में 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा? सर 2 माइनस 2 0, यानी 0 इज लेस देन 1, यानी सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। यदि एक भी पॉइंट
अ सिंगल पॉइंट विच लाई इनसाइड द सर्कल, यदि एक भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है, गॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है। क्या बोलता है फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ये बोलता है 2 पाई आयोटा इनटू एफ ऑफ ए, ठीक है। तो जो भी फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय एफ ऑफ जेड माइनस ए, वो बराबर होता है 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए के। क्लियर है, ठीक है। तो मैं पीछे गया, मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए। अब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको, डिनोमिनेटर में वो पॉइंट्स आना चाहिए जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो मैं इसको, इसका मतलब यह है मुझे इस क्वेश्चन को कैसे लेना पड़ेगा, एक तो आएगा z प्लस 6 डिवाइड बाय z प्लस 2, माइनस 2 किस वजह से आया है, -2 आया है z प्लस 2 की वजह से। तो यहां पे आएगा z प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आएगा z माइनस 2। ये चीज क्यों बोली, समझ नहीं आई, मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो। डिनोमिनेटर में सिर्फ वही पॉइंट रखना है जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। या दो पॉइंट्स थे, एक सर्कल के अंदर लाई कर रहा था, सर्कल के बाहर लाई कर रहा था। तो जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है मुझे डिनोमिनेटर में सिर्फ वो रखना था। z प्लस 2 सर्कल के बाहर लाई कर रहा था तो मैंने इसको ऊपर भेज दिया, तो अब ये मेरा पूरा क्या बन गया, ये मेरा पूरा एफ ऑफ जेड बन गया है। अब फॉर्मूला क्या मिलता है, 2 पाई आयोटा इंटू जो पूरा का पूरा एफ ऑफ जेड है, ये पूरा का पूरा एफ ऑफ जेड है, इसको यहां पुट करो। मैंने इसको यहां पुट कर दिया और जहां पे जेड था मैं क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया। तो जब मैं 2 पाई आयोटा 2 प्लस 6 8 डिवाइड बाय 4 दैट इज 2, तो ये पूरा आ जाएगा 4 पाई आयोटा। क्या कुछ कंफ्यूजन है क्या, मैंने क्या बोला था, जो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है उसको क्या करना, फंक्शन में पुट कर देना। तो मैंने बोला ये मेरा पूरा फंक्शन है, क्यों, तभी तो मेरा ये सर्कल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन है एफ ऑफ जेड। तो उस पूरे फंक्शन को लिखा और जहां पे जेड था मैं क्या पुट कर दिया, वो पॉइंट ए पुट कर दिया, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, और पुट करने में क्या आंसर आ गया 2 पाई आयोटा। क्या इतना क्लियर है क्या, तो हमने क्या बोला था, ये थोड़ा इरेज हो गया लेकिन आई होप आपने लिख लिया होगा। तो गॉची इंटीग्रल थ्योरम और गॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, सर्कल के सारे बाहर लाई कर रहे हैं तो गॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा दो। क्या लगा दो, गॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा दो। और यदि कोई भी एक सिंगुलर पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो क्या लगा दो, गॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए। पावर n हो तो एक पावर कम कर दो, उसके फैक्टोरियल ले लो, दैट्स इट। इतना इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, 5 मार्क्स में कंफर्म क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। तो पीवाईक्यू उठाओ, एटलीस्ट एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट लेके आएंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्वेश्चन समझ आ गया हो तो एटलीस्ट एक पीवाईक्यू पिक करके उस पर क्वेश्चन परफॉर्म करके देखना कि हाँ जो मैंने स्टेप्स पढ़े हैं, जो मैंने समझे हैं, क्या मैं वो अप्लाई कर पा रहा हूं या नहीं अप्लाई कर पा रहा हूं, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, ध्यान रहो, ध्यान अपना रखो और जस्ट चिल यार, बीटेक की लाइफ है लेकिन चिल रखो अपनी लाइफ के अंदर, थोड़ा सा लाइफ में चिल रहना चाहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। माय नेम इज आर्यन और आज हम देखने वाले हैं यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक, दैट इज टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। लास्ट टॉपिक होने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में देखा गया है, तो पढ़ते हैं। इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्टी नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डालूंगा और मैं आंसर गेट करूंगा। फॉर्मूला क्या है, बहुत ईजी है, मैं लर्न करवा देता हूं यदि लर्न नहीं हो रहा है तो। सबसे पहले मुझे कोई फंक्शन देके रखा हुआ होगा और मुझे बोलेगा उस फंक्शन को टेलर सीरीज के थ्रू एक्सपेंड करो। तो पहला क्या होता है, मुझे एक पॉइंट देखे रखा हुआ होगा, एक पॉइंट देखिए रखा होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन भी साथ में ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मेरा एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, में कोई फंक्शन गिवन है साइन जेड, और मुझे बोला है एट
जेड नॉट इज इक्वल टू में पाई बाई 2 पे आपको क्या करना है, आपको टेलर सीरीज बनानी है। तो क्वेश्चन गिवन है, साथ में एक पॉइंट गिवन होगा, हमें क्या करना है बेसिकली, जो पॉइंट गिवन होगा सबसे पहले मुझे एफ ऑफ ए निकालना है, यानी इस फंक्शन में जहां पर भी जेड हमें क्या पुट कर देना है, वो जेड नॉट पुट कर देना है। उसके बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, देन वो पॉइंट पुट कर देना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, फिर वो पॉइंट पुट कर देना है, फिर थर्ड डेरिवेटिव लेना है, फिर वो पॉइंट पुट कर देना है। तो साथ साथ फॉर्मूला भी लर्न कर लो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले मैंने फंक्शन लिखा एफ ऑफ ए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, देन थर्ड डेरिवेटिव, यानी फंक्शन का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है और वो पॉइंट पुट करना है। इतना लर्न हो गया, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, यहां पे z माइनस ए क्या है, z माइनस ए, बिकॉज यहां पे हम z वेरिएबल ले रहे हैं, तो यहां पे वेरिएबल x ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, यहां पे लेंगे हम x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस बी का होल क्यूब, यानी x माइनस ए की पावर इंक्रीज होती चली जा रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पावर 0 थी, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। पावर 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, पावर 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, पावर 1 था तो 1 का फैक्टोरियल। तो आई होप आपको लर्न भी हो गया। साथ साथ सबसे पहले क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन हो उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो और फिर उसमें वो पॉइंट पुट कर दो। और सामने कौन सी टर्म थी, x माइनस ए की टर्म थी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वो टर्म क्या रही थी, पावर में इंक्रीज हो रही थी, उसी टर्म का हमने फैक्टोरियल ले लिया। तो आई होप आपको लर्न हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में से क्या निकालना था, एफ ऑफ ए निकालना था, एफ ऑफ जेड नॉट निकालना था। फॉर्मूले में पुट करेंगे, साइन पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 कितना होता है, क्योंकि पॉइंट कितना है, पाई बाई 2 है ना, तो वो कितना होता है 1। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया और डेरिवेटिव लेने के बाद फिर वो पॉइंट पुट किया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस लेने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, वो पॉइंट पुट कर देते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, उसका वो पॉइंट पुट कर दिया, कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 2, सॉरी कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0, ठीक है। फिर थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल दिया, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी निकाल देंगे। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, फिर वो पॉइंट पुट कर देंगे तो यह जाएगा माइनस का 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वो पॉइंट पुट किया, यानी हमने एफ ऑफ ए निकाला, एफ ऑफ जेड नॉट निकाला, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे सो ऑन करते रहेंगे। ज्यादा निकालेंगे ना हम 3 से 4 टर्म निकालेंगे। ये टर्म निकालने के बाद अब मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, फिर बीच में प्लस का साइन था, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया 0, साथ में क्या था z माइनस ए, z माइनस ए कितना है पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, z माइनस ए यानी पाई बाई 2, पावर कितनी है 2, और 2 का क्या लेना फैक्टोरियल, ऐसे सो ऑन लिख देंगे। अब बस क्या करना है, चाहो तो इसको एक्सपेंड कर देना, चाहो तो उसको एक्सपेंड कर देना, a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर चाहो तो उसको यहीं पे छोड़ देना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टेलर सीरीज हो गया। बहुत इजी है यार, बस हमें क्या बताना चाहिए, हमें फॉर्मूला आना चाहिए। यदि मुझे फॉर्मूला आता है, यदि मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं हम कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज बेसिकली है क्या, जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंड हो रही थी, लॉरेंट सीरीज भी एक्सपेंड होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क इस बात का है, कुछ पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। लॉरेंट सीरीज जब भी हम निकालते हैं, मुझे क्वेश्चन में 2 चीज गिवन होगी। एक तो मुझे एक फंक्शन गिवन होगा, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी लेता हूं, मुझे एक फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन में नोट डाउन कर लेता हूं, जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 अपॉन में z प्लस 1 और z प्लस 2। मुझे इस तरीके से क्या देके रखा हुआ, मुझे क्वेश्चन देके रखा हुआ होगा, और साथ में मुझे एक रेंज गिवन होगी। ये रेंज कितनी गिवन है, ये रेंज गिवन है इस तरीके से, इस तरीके से रेंज गिवन होगी। ये पूरा एक क्वेश्चन गिवन होगा, मुझे बोलेगा मुझे लॉरेंट सीरीज के थ्रू उसको आंसर चाहिए। अब लॉरेंट सीरीज में लगाऊं कैसे, लॉरेंट सीरीज में 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या बोलता है, पहला स्टेप ये बोलता है जो भी आपको फंक्शन गिवन है, मैं हर एक टर्म का मतलब बताऊंगा कि ये रेंज का मतलब क्या है। जब आगे सेकंड स्टेप में मैं यूज करूंगा तब बताऊंगा कि यार ये रेंज क्यों गिवन है और मुझे कैसे यूज करनी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अभी तक हम इतने लेक्चर्स कर चुके हैं, आप मेरे साथ रह चुका है, पता है कि हम स्टेप से डील करते हैं, हम सीधा क्वेश्चन पे अप्रोच नहीं करते। क्वेश्चन क्या मांग रहा है मुझे वो मतलब नहीं है,
हाँ ये पता है मुझे लॉरेंट सीरीज निकालनी है, लेकिन मुझे अपने स्टेप्स पता है कि मुझे क्या परफॉर्म करना है। मुझे मेरा पहला स्टेप क्या बोलता है, पहला स्टेप ये बोलता है जो भी फंक्शन गिवन हो उसको स्प्लिट कर दो, उसको डिवाइड कर दो। अभी डिवाइड कैसे करना है यार, देखो ये करना सीखता है। डिवाइड करने का मतलब क्या है, इन एक स्माइल बनाओ। ये स्माइल क्या है, स्माइल मतलब स्माइल, अरे स्माइल मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करो। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करूंगा तो क्या कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम, z प्लस 3 माइनस z माइनस 1, z प्लस 1, यानी मैंने इन दोनों का डिफरेंस क्या ले लिया, ऊपर ले लिया। मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको क्या बनाना है, यहां पे एक डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस क्रिएट कैसे करें, मैं कैसे क्रिएट करूं, आपने वर्ड तो लिख दिया कि डिफरेंस क्रिएट करना है, लेकिन मैं क्रिएट करूं कैसे, तो मैंने बोला एक बहुत इजी ट्रिक होती है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करूं। मैंने इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया, अब बाकी एज इट इज लिख दो। ठीक है, मैंने एज इट इज लिख दिया, z प्लस 3 और z प्लस 1 एज इट इज लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, z से ये कट जाएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में 2 नहीं था, ये नहीं कि एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। तो जब हम ऐसे डिफरेंस बनाएंगे ना तो एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी, वो टर्म यदि ऊपर है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा नीचे से, तभी तो ये टर्म आपस में बराबर होगी। यार इसका डिफरेंस बनाया है तो ये टर्म आपस में तो बराबर होनी चाहिए। तो मैंने बोले 2, ये जो 2 आया था यहाँ पे एक्स्ट्रा था, तो उसको इक्वल बनाने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद क्या ये टर्म इस वाले टर्म से मैच करती है, हाँ मैच करती है, मतलब यहाँ पे हमारा सही हो गया। ठीक है, मेरा पहला स्टेप क्या था, मेरा पहला स्टेप था जो भी फंक्शन गिवन हो उसको स्प्लिट कर दो। ठीक है, करने के बाद अब न्यूमरेटर को अलग कर दो, डिनोमिनेटर को अलग कर दो, यानी हमें सेपरेट करना है, बस क्या कर रहा हूं मैं, बस सेपरेट कर रहा हूं। तो z प्लस 3 को अलग कर दिया, 1/2 को बाहर रखा, मैंने z प्लस 3 को अलग सेपरेट किया, नीचे आया z प्लस 1 और आया z प्लस 3 और उसके साथ अलग सेपरेट कर दिया, तो z प्लस 1 और यहां पे वही z प्लस 3 और z प्लस 1 है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब बता z प्लस 3 कट गया, प्लस 1 से ये प्लस 1 कट गया, तो क्या बचा, तो मैं बोलूं क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 1/2 1 अपॉन में z प्लस 1 1 अपॉन में z प्लस 3। क्या मेरा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, जो मेरा पहला स्टेप कह रहा था कि मुझे डिफरेंस क्रिएट करना है, क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप पीवाईक्यू देखोगे तो ये दिखेगा आपको, तो समझ लो कहने का मतलब क्या, 2 स्टेप करने हैं, कोई नया स्टेप नहीं करना है। मेरे पहला स्टेप क्या था कि आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, मैंने अभी डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, ठीक है नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये बोलता है जहां पे आपने अभी छोड़ा, अब आपका स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा। और स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 ये बोलता है कि आपको लगाना है बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगाना है, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम मतलब कि जब भी आपको 1 प्लस एक्स की पावर -1 दिख जाए तो वहां पे लिख देना 1 स्क्वायर एक्स क्यूब, इस तरीके से, और अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देना, अल्टरनेट प्लस माइनस, ये चलती रहेगा सो ऑन। तो मुझे क्या बनाना, 1 प्लस एक्स की पावर -1, कुछ इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, लेकिन यार यहां से यहां तक कैसे जाऊं, तो वो है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये बोलता है जहां पे आपने खत्म किया उसमें डिनोमिनेटर में लार्जेस्ट टर्म कॉमन लो, यानी हमें क्या लेना है, लार्जेस्ट टर्म कॉमन लेनी है फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्लियर है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जहां पे हमने खत्म किया वहां पे मुझे लार्जेस्ट टर्म को कॉमन लेना है। अब लार्जेस्ट क्या है, ये तो z है और यहां पे 1 है। अब यहां पे हमारा काम आएगा वो जो कंडीशन गिवन थी। क्या किसी ने गौर करी, कंडीशन क्या गिवन थी, कंडीशन कुछ इस तरीके से गिवन थी। कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है 1 mod of z लेस देन 3, यानी एक ऐसा सर्कल, ये क्या है, z एक सर्कल है, एक ऐसा सर्कल, देखो ये एक सर्कल है, मैं मान लेता हूं ये हमारा रेडियस 3 है, ये 3 है, सॉरी ये हमारा 1 है, सॉरी ये हमारा 1 रेडियस का है, और ये बाहर वाला जो सर्कल है 3 रेडियस का है। यानी एक ऐसा सर्कल, मैंने एक सर्कल बना दिया, 2 सर्कल बनाए, एक का रेडियस 1 लिया, एक का रेडियस 3 लिया, 2 सर्कल बनाए, एक का रेडियस 1 लिया, एक रेडियस 3 लिया।
अब मेरा जो z है वो कहां लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में, यानी यहां पर लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है, यहां लाई कर रहा है, यहां लाई कर रहा है। क्या क्लियर है? मैंने क्या बोला, रेंज के अकॉर्डिंग मेरे को एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, या फिर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है जो 1 और 3 के बीच में हो। तो 1 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो इसके बीच में क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे इसके बीच में क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना क्लियर है? पहले सब बताओ, इतना क्लियर है क्या? ठीक है, तो मतलब ये है कि इसका मतलब हम समझ गए कि जब भी इस तरीके से गिवन हो, यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 1 और 3 के बीच में है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू यानी z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 3 है। इतना क्लियर होगा? ठीक है, मैंने क्या छोड़ा था, मैंने छोड़ा था यहां पर, जहां पे गिवन था 1 अपॉन में z प्लस 1, 1 अपॉन में z प्लस 3। अब मैंने क्या बोला था स्टेप नंबर 2 में, लार्जेस्ट टर्म को कॉमन लेना है। अब मैं इन दोनों टर्म में से लार्जेस्ट टर्म कौन सी है, लार्जेस्ट टर्म कौन सी है, तो मैंने बोला यहां मेरा 1 है, यहां मेरा z है, तो क्या 1 बड़ा है कि z बड़ा है, मतलब z बाहर की तरफ है, 1 अंदर की तरफ है, तो z बड़ा है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा हमारा z, इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा हमारा z। तो जब z कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा 1 प्लस 1 बाई z, इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। इतना क्लियर है? मैंने क्या किया, इन दोनों में से जो लार्जेस्ट टर्म थी वो कॉमन ली, लार्जेस्ट टर्म z था, तो जब z को कॉमन लूंगा तो 1 और 1 बाई z बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से कौन कॉमन है, z बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो मैंने बोला 3 का डिस्टेंस इतना है और z यहां पर है, तो 3 बड़ा है, यानी 3 बाहर कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो हम लेंगे z बाई 3 प्लस का 1। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर हो गया सबको? मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ स्टेप नंबर 2 यूज किया, जिसमें मुझे लार्जेस्ट टर्म कॉमन लेनी थी। मैंने कंडीशन का यूज करके मैंने दोनों में से जो भी लार्जेस्ट टर्म उसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इस वाले टर्म को ऊपर भेज दो, इस वाले टर्म को क्या करो, ऊपर भेज दो। तो जैसे ही मैं इस वाले टर्म को ऊपर भेजूंगा तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, 1 प्लस 1 बाई z की पावर माइनस का 1, ये ऊपर चलेगी जानना, माइनस का 1 बाई 3 और z बाई 3 प्लस 1 की पावर माइनस का 1। क्या दिख रहा है इतना? क्या दिख रहा है? क्या इतना क्लियर है? अब मैंने एक चीज क्यों करी, मैंने इसको ऊपर क्यों लेके गया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया मुझे बाइनोमियल चाहिए, यानी बाइनोमियल में क्या होता है, एक तरफ 1 होता है, एक तरफ कोई वेरिएबल होता है, पावर क्या होती है -1, और यहां पे दिख रहा है एक तरफ 1 है, एक तरफ कोई वेरिएबल है और पावर क्या है -1। तो अब क्या लगा देंगे इसमें, यहां पे लगा देंगे बाइनोमियल, यानी पहले हम यहां पे बाइनोमियल लगाएंगे जिसमें ये हमारा x की तरह बिहेव करेगा, तो जहां पे x आएगा 1 बाई z स्क्वायर, ये मेरा x की तरह काम करेगा, तो 1 बाई z बाई 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतना चमक गया? तो स्लाइड ऐड नहीं कर सकते ना, जगह नहीं है, इसको मैं रेज कर देता हूं। आई होप ये समझ गए होंगे कंडीशन को, तो ये मैं रेज कर देता हूं और यहां पर सॉल्यूशन लिखता हूं। तो जैसे मैं बाइनोमियल लगाऊंगा, बाइनोमियल लगाने के बाद क्या आएगा, 1 बाई 2, 1 बाई z बाहर रहेगा, पहले मैंने इधर बाइनोमियल लगाया, तो पहले आएगा 1, फिर 1 बाई x क्या मेरा 1 बाई z, फिर z स्क्वायर, और इस तरीके से क्या होगी हमारी टर्म चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने वहां बाइनोमियल लगाया, तो जब मैं यहां बाइनोमियल लगाऊंगा तो आएगा 1, फिर x, फिर x स्क्वायर, तो यहां पे x का स्क्वायर यानी उसका होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो क्या क्लियर है ये हमारा आंसर? क्या क्लियर है सबको ये आंसर? तो बहुत इजी है, इस तरीके से लॉरेंट सीरीज आता है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहला स्टेप क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन हो उस फंक्शन को स्प्लिट करके लिखना है। स्प्लिट कैसे करना है, स्माइल बनाना है। क्या बनाना है, स्माइल। लाइफ में ना चिल रहना चाहिए, वैसे ही स्माइल बनाना है। स्माइल बनाने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, मुझे बाइनोमियल बनाना है। और मुझे बाइनोमियल के फॉर्म में लगाने के लिए मैंने क्या किया, लार्जेस्ट टर्म को मैंने कॉमन लिया। जैसे मैं लार्जेस्ट टर्म को कॉमन लूंगा, मेरे क्या बन जाएगा, बाइनोमियल बन जाएगा। और बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1x स्क्वायर। अब देखो कभी भी हो सकता है यहाँ पे माइनस आ जाए, यदि यहाँ पे माइनस आ गया 1 माइनस x की पावर -1 का बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें क्या होगा 1x स्क्वायर x क्यूब। ये वाली टर्म तो सेम रहती है, बस फर्क किस बात का आता है, यहाँ पे सारे जो साइन वो पॉजिटिव होते हैं, यानी जब प्लस आता है तो अल्टरनेट चलते हैं, जब माइनस आता है तो सारी टर्म क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन दूंगा आपको, क्वेश्चन क्या दूंगा, क्वेश्चन यही आएगा, बस रेंज क्या लेनी है आपको, होमवर्क में लिख लेना, रेंज आपको लेनी है z इज ग्रेटर देन 3 के लिए। यानी अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको लॉरेंट सीरीज लगानी है, फंक्शन यही है लेकिन रेंज अलग हो गई।
तो पहला स्टेप तो सेम होगा, लेकिन सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज अब जो है वो z क्या है 3 से भी बड़ा है, तो 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, तो कॉमन ले सकते हैं आराम से, लेकर के क्या सॉल्व कर सकते हैं, आई होप कर सकते हैं। तो कंप्लीट करते हैं। यहां पर हमारा क्या हुआ, यहां पे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक देखा, फिर उसके बाद हमने देखा एनालिटिक फंक्शन, गॉची रायमन इक्वेशन, गॉची इंटीग्रल थ्योरम, लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज कैसे अप्रोच करना वो देखा। तो यहाँ पे हमारे यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या करेंगे, यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और ऐसे करते करते सारी यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे और कोई भी डाउट नहीं रहने वाला नहीं है, ठीक है। बस मेरे स्टेप्स को फोकस करना, मेरे स्टेप्स को लर्न करना, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं बस उसको लर्न कर लेना और एटलीस्ट एक पीवाई की क्वेश्चन जरूर लगा के देखना, ठीक है। लाइफ में चिल रहना है, टेंशन लेना नहीं है। बीटेक के स्टूडेंट्स है तो चिल तो ऑब्वियसली है ही, तभी बीटेक लिया हमने। तो बस एंजॉय करते रहो, चिल करते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक और कोडिंग वोडिंग सब करते रहो। मस्त है तो पूरा कंप्लीट कर ही लो, ठीक है।